पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो सभी ने स्टेटस लगाए थे, सभी को पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब तो बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आज कोई त्योहार है, 14 सितंबर को। ठीक है, तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि व्हाई वी सेलिब्रेट हिंदी दिवस। एग्जैक्टली क्यों सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस को, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। आधिकारिक भाषा मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारे पार्लियामेंट के राजकाज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी। जैसे कि अगर बेटा पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास होता है, कोई बिल बनता है, तो वो दोनों लैंग्वेज में छपता है, ये पता है ना तुम्हें। वो प्रिंट दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी बनेगा वो और इंग्लिश में भी बनेगा। तो इसे आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, क्योंकि बेटा मोस्टली जो पॉपुलेशन है इन इंडिया वो हिंदी ही बोलती है। मोस्टली पॉपुलेशन, अगर हम नॉर्थ नदर्न बेल्ट की बात करें, नदर्न बेल्ट मतलब ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है हमारा, वेदर इट इज राजस्थान से लेके आप बिहार तक जाओ, तो आपको हिंदी के अलग अलग वर्जन मिलेंगे, बट होती वो एक ही लैंग्वेज है, दैट इज हिंदी। इवन इफ यू टॉक अबाउट कि पंजाब के बारे में, पंजाबी भी हिंदी से ही डराइव्ड हुई है, राजस्थानी भी हिंदी है, बंगाली भी हिंदी से ही डराइव्ड हुई है, ये सब हिंदी के ही वर्जन्स हैं। ठीक है, पहले संस्कृत था। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है हमारी, वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत से धीरे धीरे क्या डेवलप हुई है, हिंदी, और हिंदी के बाद ये बाकी लैंग्वेज डेवलप हुई है, वेदर इट इज बंगाली हो, मैथिली हो, उड़िया हो, ये सब हमारी हिंदी से ही बनी हुई है। तो बेसिकली हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 में। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई कि हम तो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को ही मनाते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो सदर्न पार्ट है, हमारे तमिलनाडु है, तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश है, मलयालम स्पीकिंग केरल है, तो इनको क्या हुआ, थोड़ी इनको नाराजगी हुई कि भाई आप हमें नेग्लेक्ट कर रहे हो, हमारी भाषा में क्या कमी है, हमारी भी तो भाषा बहुत पुरानी है। अगर हम साउथ की द्रविड़ की बात करें बेटा, तो संगम लिटरेचर में हमने पढ़ा था कि तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द्रविडियन साइड। द्रविडियन साइड हम किसे कहते हैं, जो साउथ वाला पार्ट है उसको द्रविड़ कहते हैं। ठीक है, ये तो पता है। तो फिर उनको प्लीज करने के लिए और ये कहने के लिए कि देखो हमने सभी भाषाओं को समान सम्मान दिया है, तो हमारे कौन सी अनुसूची है, 8th स्केड्यूल, 8वीं अनुसूची में हमारी अब टोटल बेटा 22 लैंग्वेज है जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। कितनी है, 22 है। इन 22 में तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, ये सब है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि उन सबको कहा कि ठीक है, दीज आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज के नाम से अलग एक चैप्टर बना हुआ है, उसमें 22 लैंग्वेज टोटल है। ठीक है, तो हम, क्योंकि बेटा वी आर डाइवर्स कंट्री, तो हमने सभी भाषाओं को समान वो देने के लिए कि उनको वो ना लगे कि वी आर नेग्लेक्टेड या हमको इन लोगों ने साइड लाइन कर दिया, ऐसा ना फील हो, वी आर वन। तो हमने उनकी लैंग्वेज को भी शेड्यूल लैंग्वेज में उसका दर्जा दे दिया है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज जो एक चीज हम में कॉमन है, दैट इज द वेरी इंडियननेस। वी ऑल आर इंडियन in some way or in another way. If we talk about कि जो हमारे रिचुअल है या साउथ के रिचुअल है, they might be different, but जो फीलिंग है द इंडियननेस वो सेम रहेगी। जो भारतीयता की जो कल्चर है वो सबका सेम है। अगर हम अपने इसमें बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कि एक इंडियन मुस्लिम और अरेबिक मुस्लिम में कौन ज्यादा सिमिलर है इंडिया से, तो हम अरेबिक मुस्लिम से ज्यादा सिमिलर नहीं है, बट जो इंडियन मुस्लिम है वो इंडियन मुस्लिम से ज्यादा, इंडियन हिंदू से ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाएगा रादर देन के अरेबियन मुस्लिम से। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव आवर कल्चर। ठीक है, भारतीयता इसे ही कहते हैं कि हम जो है ना, हमारी सिमिलैरिटी हमारे जो हिंदू कल्चर है उससे ज्यादा मिलती जुलती है रादर देन के अरेबिक या ईरानियन से। ठीक है, तो ये
कहीं ना कहीं हमें भाषा क्या करती है, जोड़ने का काम करते हैं। हम भी हिंदी बोलते हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं, तो भाषा जो है एक लोगों को जोड़ने का काम करती है, तो हमारी हिंदी है, ठीक है। और एक फेमस सा वर्ड है हिंदी भारत के माथे की बिंदी, ठीक है। तो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और आधिकारिक रूप में। लेकिन ये राजभाषा का भी बेटा दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज कोई है, नेशनल लैंग्वेज है, तो नहीं है। राजभाषा का दर्जा हमने हिंदी को दिया हुआ है, हमारी राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रीय हम नहीं कर सकते। अगेन वही कॉन्फ्लिक्ट वाली बात मैंने बताई है, 22 लैंग्वेज को शेड्यूल उसमें हमने लग रखा है लिस्ट में, सभी को समान दिया। नेशनल लैंग्वेज किसी एक का नाम रख देते, वैसे ही अभी झगड़ा चल रहा है। अब अमित शाह जी कुछ बोल लेते हैं, हिंदी इम्पोज करेंगे, बाकी साधन स्टेट वाले नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम किसी को नाराज नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड इट, क्योंकि हमारा हम सब एक ही है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो, किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो तुम्हें याद हो जब हमारा हम स्वतंत्र हुए थे, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी, तो हमारे यहाँ पे बेटा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट जैसे कि अब हम इसमें पढ़ रहे हैं ना, सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, आगे चल के ये स्टेट छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड हो जाएंगे, ये अपना अपना वो बना लेंगे, अलग अलग अपने स्टेट बना लेंगे, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंस की बात आएगी तो ये कहेंगे कि हम ना तो इंडियन यूनियन में जुड़ रहे हैं, ना हम पाकिस्तान में जुड़ रहे हैं। कुछ इसमें से अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि हमें तो पाकिस्तान में जुड़ना है, क्योंकि दो यूनियन बन गई थी, एक यूनियन ऑफ इंडिया और एक पाकिस्तान बनना था। पार्टीशन ऑफ जब इंडिया हुआ था, तो जो प्लान आया था माउंटबेटन प्लान के हिसाब से, दो चीजें बननी थी, एक तो इंडिया, इंडिया में से पाकिस्तान बनना था, ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश में है, और एक वेस्टर्न पाकिस्तान जो अभी ओरिजिनल पाकिस्तान है वो, ठीक है। तो तब क्या हुआ था, हमारे प्रिंसली स्टेट थे, कुछ प्रिंसली स्टेट मतलब जिसमें राजा महाराजाएं थे, जिनके अभी भी रजवाड़े हैं, राजस्थान में अभी भी है, या होलकर, सिंधिया, और ये क्या था उसका, कुछ ऐसी नाम है, होलकर है, सिंधियाज है, भोसले हैं, ये कुछ राजघराने अभी भी हैं, ठीक है। बट जो हैदराबाद और जूनागढ़, ये कुछ राजघराने थे, मना कर रहे थे, यहाँ के नवाब मना कर रहे थे। तो जूनागढ़ को तो सरदार पटेल ने कर लिया था, उसमें अपने उसमें प्लेबसाइट करवा के, बट हैदराबाद वाले नहीं मान रहे थे। हैदराबाद में कौन थे? निजाम। हैदराबाद में जिसने नींव रखी थी उनको कहते थे निजाम। तो हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे, कि वो तो कह रहे थे कि हमें तो पाकिस्तान में जुड़ना है। तुम ये बताओ, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली भी बात है, ये देखो हैदराबाद कहाँ है? यहाँ। पाकिस्तान कहाँ है बेटा? यहाँ। ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊं, ठीक है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? ज्योग्राफिकली दिस इज इन दिस पेरीफेरी, हाउ इट कैन गो टू देयर? अपनी पोजीशन उनको दे देना, और फिर हम यहाँ पे इनसे परेशान होते रहेंगे, ठीक है। तो वो था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए ज्योग्राफिकली तो यू आर आर पार्ट ना, इंडिया का पार्ट हो तुम, हाउ यू कैन गो देयर? तो फिर ऑपरेशन पोलो बेटा हमारी सेना ने चलाया था, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया हमारी आर्मी ने, और सरेंडर करवा दिया वहां से, उनके निजाम से, कि सरेंडर कर दो तुम, ठीक है। बट एक शर्त पे किया था उन लोगों ने भी, कि हमें मतलब गवर्नमेंट वो देगी पेंशन टाइप ऑफ जो होता था, जिसे प्रीवी पर्स के नाम से जानते हैं बेटा, वो बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने हटा दिया था। प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स मतलब इन प्रिंसली स्टेट को गवर्नमेंट पैसे देगी, ठीक है। जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो चला दिया, और हैदराबाद ने आखिरकार सबमिट कर दिया। फिर हैदराबाद किसका पार्ट बना बेटा? पहले ये बना आंध्र प्रदेश का पार्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी बना, और उसके बाद हैदराबाद अब 2013 में जब तेलंगाना इशू हुआ था, तो तेलंगाना की राजधानी बन गया है हैदराबाद, ठीक है। तो ये ऑपरेशन पोलो याद रखना। क्यों हम पढ़ रहे हैं? कि बेटा बेटा अभी 13 सितंबर 1948 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मतलब इस वाक्य को 75 साल हो गए हैं इस घटना को, ठीक है। तो ये याद रखना ऑपरेशन पोलो। भूले बिछड़ते हुए पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ ही जाता है कुछ ऐसा। तो इसकी 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है ऑपरेशन पोलो की।
और वहां के निजाम ने सबमिट कर दिया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना समझौता किन देशों के बीच हुई है? ये बेटा हमारे भारत और सऊदी अरब के बीच में हुई है। और इस परियोजना के तहत सऊदी अरब ने हमें प्रॉमिस किया है कि बेटा यहाँ पर एक रिफाइनरी लगाई जाएगी इस जगह पर, और किसकी हेल्प से? यहाँ पर जो ये सऊदी अरेबिया, इसकी हेल्प से ये रिफाइनरी लगाई जाएगी। ठीक है, रिफाइनरी क्या होती है? सुनिए, रिफाइनरी बॉम्बे हाई का नाम सुना है? बॉम्बे हाई रिफाइनरी रिफाइंड ऑयल से ही समझ लो। अब मैं बता रही हूँ रिफाइनरी का बेसिकली क्या होता है, जो जो तेल आता है उसे कच्चा तेल कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे कच्चा तेल? क्योंकि उसमें बेटा पेट्रोल ऐसे ही नहीं कि वो तेल ही पेट्रोल है, नहीं, तेल को रिफाइन करके निकालना पड़ता है पेट्रोल को उसमें से। तो उसमें स्टेजेस होती है, अलग अलग जो चैम्बर बने होते हैं उन रिफाइनरीज में, उन चैम्बर में क्रूड ऑयल को डाला जाता है और हर एक चैम्बर में अलग अलग चीजें या प्रोडक्ट उसमें से निकल के बाहर आते हैं। जैसे कि उसमें से बेटा तुम्हें एक तो पेट्रोलियम अलग मिलेगा, डीजल अलग से निकलेगा उसमें से, कुछ पार्ट में से उसमें से केरोसिन बन जाएगा, जो मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं केरोसिन बन जाएगा। केरोसिन के अलावा और उसमें क्या निकलता है बेटा? वो वैक्स निकलता है, ठीक है, जिससे वैसलीन बनती है। ठीक है, वो वैसलीन की पेट्रोलियम जेली होती है, वो उसमें से ही निकलती है। तो इसलिए तो कहते हैं कि वैसलीन मत लगाया करो, क्योंकि वो पेट्रोलियम जेली होती है। तो वो पेट्रोलियम जेली भी उसमें से ही निकलती है। तो उसके अलग अलग जो चैम्बर होते हैं उसमें से, उससे रिफाइनरी कहते हैं, जिसमें से फाइनली जो क्रूड ऑयल निकलता है उसमें पेट्रोल निकलता है और डीजल को सेपरेट कर लिया जाता है। बाकी प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट इतने महंगे नहीं होते जितना पेट्रोल और डीजल होता है। ठीक है, तो रिफाइनरी हम किससे, अब कच्चा तेल किसके पास है? सऊदी अरब के। तो किससे कहेंगे रिफाइनरी लगाने के लिए? ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब का और हमारा एक समझौता हुआ है बेटा वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी को लेकर। और ये जो परियोजना है, अब जो हमारे यहाँ पे G20 में ये आए थे मेहमान, इनसे हमने बातें की है कि भाई उस चीज पे भी थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं, वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो याद रखना वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी सऊदी अरब से। अब राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है और ये बहुत हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट थे उनसे संबंधित है। कौन थे साइंटिस्ट? ये जो हमारे साइंटिस्ट है इनका नाम है मोक्ष, हाँ, मोक्ष गुंदम विश्वरेया। मोक्ष गुंदम विश्वरेया, विश्वरेया, विश्वरेया जो है ये बेटा हमारे रिनाउंड इंजीनियर हैं और थे। और इन्हीं के नाम, इन्हीं की याद में ये मनाया जाता है नेशनल इंजीनियरिंग डे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या थी, वो सॉरी प्रॉब्लम कह रही हूँ, क्यों मनाया जाता है, क्यों इन्हें ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं की याद में मनाया जाए? क्योंकि बेटा एक नदी है, तुमने सुना होगा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटका, तमिलनाडु और कुछ पार्ट इसका केरल में से भी बहता है। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में। फाइनली इसका जो ज्यादा पार्ट रहता है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में रहता है। एक जगह थी, उस जगह पे क्या था, कावेरी रिवर, कृष्णा राजा सागर डैम। इन्होंने कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर डैम बनवाया। डैम मतलब बांध, पानी को उपलब्ध कराने के लिए बनता है डैम। तो ये डैम बनवाया था उस एरिया में, मैसूर, उस समय कर्नाटक को कहते हैं, पुराना नाम है मैसूर कर्नाटक का। ठीक है, मैसूर जब भी आया तो कर्नाटक समझ जाना, क्योंकि वो पहले एक बहुत बड़ी प्रोविंसी थी और उसके बाद वो एक स्टेट बन गया, अभी भी बहुत बड़ा स्टेट है। तो मैसूर में जो जगह है उसमें बहुत पानी जो है ना आता नहीं था उस एरिया में, तो उन्होंने ये डैम बनवाया। डैम बनवाने का क्या मतलब होता है बेटा कि नदी का जो पानी है उसको वहां पे कलेक्ट किया जाता है और जिस डिजायर जगह पे तुम उसे भेजना चाह रहे हो पानी को, उस डिजायर जगह में कनाल के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम अपनी इसकी गंग नहर की बात करें तो हमारे पास जो गंग नहर में पानी आ रहा है ये एक डैम से आ रहा है। ठीक है, जब बराज बनता है, डैम बनते हैं, वहां से पानी छोड़ा जाता है, तब हमारे यहाँ आता है। ठीक है, अगर फ्लड लाइक कंडीशन होती है तो वहां से डैम बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कि हमारे यहाँ या उस एरिया में पानी कंट्रोल किया जाए। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया तो छोड़ दिया जाता है, तो
लाइक कंडीशन ना हो, पर कभी कभी डैम फट भी जाते हैं। तुमने देखा होंगे अभी रिसेंट में बहुत सारे केसेस आए हैं डैम फटने के। और ये लीबिया में अभी हुआ है, लीबिया में फ्लड आया, वहां पे एक डैम फट गया और लीबिया में इतने लोग मारे गए। अभी तो कल तक तो 9,000 तक का आ रहा था कि 9,000 तो 8,000 के आसपास डाइड हो गया, 9,000 अभी भी दबे हुए हैं मलबे में। इतनी बेकार फ्लड आई है लीबिया में। ठीक है, तो ये है कृष्णा राजा सागर डैम, इन्होंने बनवाया था गुंदम बुक्स विश्वविद्यालय ने, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को कमोमोरेट करने के लिए, मनाने के लिए इंजीनियर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तुमने सुने होंगे, उज्ज्वला गैस सिलेंडर देखे भी होंगे कि उसमें मिल रहे हैं जिन घरों में वो नहीं है गैस, जिन घरों में क्या रहता है एलपीजी कनेक्शन नहीं है, बहुत घरों में क्या था बेटा एलपीजी कनेक्शन नहीं था, तो उज्ज्वला योजना जो है ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 1 मई 2016 में। 1 मई 2016 में ये लॉन्च की गई थी। और अभी तक टोटल अगर हम बात करें इसके बेनिफिशियरीज की कि कितने लोगों को अभी तक ये गैस मिल गई है, एलपीजी कनेक्शन कितने लोगों को मिल गया है, तो अभी तक 10.35 करोड़, 35 करोड़, 10 करोड़ 35 लाख करोड़। ठीक है, 10 करोड़ 35 लाख लोगों को अभी तक गैस एलपीजी जो कनेक्शन है वो मिल गए हैं। ठीक है, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। मतलब इसमें जो भी बेनिफिशियरी होता है, जो भी लेडी होती है घर में, उसको कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बेटा होम मेकर वही होती है, उन्हीं को घर को संभालना होता है, तो उन्हीं के नाम पर कनेक्शन दिया जाता है और वो थोड़े कम प्राइस पे दिया जाता है, सो दैट कि वो अफोर्ड कर सके। बहुत सारे घरों में क्या है सिलेंडर कनेक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उतने पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई थी। ये चलाई गई थी 1 मई 2016 में, और अब फिर से इसका एक और वर्जन आने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। देखे नहीं है उस पर सिलेंडर पे पर्टिकुलर लिखा हुआ होता है उज्ज्वला गैस योजना, सुना? हाँ, तो वो था। बाकी देखो ये बहुत अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि वो था, इसका जो पर्पस था बेसिकली एलपीजी प्रोवाइड कराना, क्योंकि बेटा हम फ्यूल से थोड़ा अलग हट रहे हैं। फ्यूल मतलब जो पोल्यूशन वाली चीजें हैं उनसे थोड़ा शिफ्ट करके गैस सिलेंडर पे शिफ्ट कर ले। और अब से 10 साल पहले की तस्वीर अगर तुम देखोगे, पहले ज्यादा, अब तो रूरल एरियाज में अब भी होता है लकड़ी से वो चूल्हा वगैरह जलाते हैं, बट गैस सिलेंडर अभी रूरल एरियाज में भी मोस्टली घरों में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये उससे संबंधित योजना थी। अब हाल ही में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किस बीमारी से है? चिकन पॉक्स। बेटा क्लैड 9 अभी एक वायरस जो है चिकन पॉक्स का, इसका एक वर्जन मिला है। वर्जन मतलब जैसे डेल्टा वेरिएंट था ना कोविड-19 का, ओमिक्रॉन आया, डेल्टा आया, ऐसी ही इसका आया है। किसने खोजा है? भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये एक खोजा है चिकन पॉक्स का। अब मैंने तुम्हें बताया कि चिकन पॉक्स जो होता था वो डेडली बीमारी होती थी, हमारे यहाँ पे अभी नहीं है, बट इसका ये वायरस अभी इन्होंने डिस्कवर किया है। ठीक है, पता है क्या होता था चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स एक बीमारी होती थी जैसे कि खसरा होता है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैं तुम्हें बताऊं जिसे कहते हैं, तो खसरा की तरह ही ये बीमारी होती थी चिकन पॉक्स। ठीक है, और इस बीमारी में क्या होता था पर्सन जिसको भी ये वायरस हो जाता था उसकी उसको फीवर, हाई फीवर आता था, और उसके जो बॉडी पे है ना वो हो जाता था, ये वायरस पूरा उसको वो कर लेता था बॉडी पे, मतलब स्कार्स जैसे हो जाते थे, सोर जैसे हो जाते थे, और फिर वो कभी ठीक नहीं होते थे। ऑल दो वो पर्सन रिकवर हो जाता था, मोस्टली केसेस में हो जाता था, बट वो निशान रह जाते थे। तो ये ऐसा एक मतलब बीमारी थी। और फिर इसका वैक्सीनेशन जब लार्ज स्केल पे हमारी कंट्री में हुआ तो ये फिर लुप्त हो गया। अब ये नहीं है वैसे, बट अभी इसका कोई वायरस मिला है। ठीक है, तो याद रखना चिकन पॉक्स का एक लेड नाइट। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस पोर्टल का उद्घाटन किया जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से संबंधित है? तो अभी हमारी राष्ट्रपति ने आयुष्मान भाव अभियान लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति का नाम बताओ कौन है?
राष्ट्रपति कौन है हमारे? लेडीज है? यस, सॉरी लेडी है। कौन है? द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, ठीक है। हाँ, मुर्मू। हाँ, लिख लेना कहीं पे, क्योंकि राष्ट्रपति का नाम तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री का तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन राष्ट्रपति का किसी को नहीं पता। अगर प्रधानमंत्री का भी पूछेंगे और राष्ट्रपति का भी नाम पूछेंगे ना, तो भी प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे मोस्टली बच्चे। ठीक है, तो वो इस तरह का है बच्चों का। तो बेटा ये वर्चुअली एक लॉन्च हुआ है आयुष्मान भाव कैंपेन। आयुष्मान भाव कैंपेन बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ से संबंधित है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से, कि जिसमें बेटा आयुष्मान ग्राम पंचायत डिक्लेयर की जाएंगी। मतलब ग्रास रूट लेवल पर आयुष्मान ग्राम पंचायत जो है, उन पर ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो ये है हमारा गोल, ये अचीव किया जाए। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि बेटा हमारा आयुष्मान कार्ड का जो है, क्या आयुष्मान कार्ड बनाए जाए। आयुष्मान कार्ड तो सुने होंगे या नहीं सुना? आयुष्मान कार्ड बेसिकली आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, और उस योजना के तहत ये था कि कोई भी जैसे कि कुछ होता है ना कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, मजदूर होते हैं, कि अगर उनको कोई डेडली बीमारी हो जाती है तो बेटा वो इलाज नहीं कर पाते। ठीक है, डेथ हो जाती है उनके घर में, इलाज नहीं करवा पाते पैसों की वजह से। तो आयुष्मान कार्ड के तहत उनको क्या होगा, एक तरह का इंश्योरेंस मिलेगा, जिसे कहेंगे हम मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस के तहत अप टू 5 लाख तक का जो भी बीमारी का खर्चा 5 लाख तक के अंडर में आ रहा है, उतना वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हो, वो उसमें करा सकता है। ठीक है, उतने तक का इलाज, 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के हिसाब से। ठीक है, कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड यूज कर सकते हैं उस स्टेज में, कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो उस कार्ड के तहत आपको ये जो सुविधाएं हैं मिल जाएगी। तो ये जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो हमारा कवरेज का जो उद्देश्य है, गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि बेटा कोविड-19 भी आया, अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो रही है कि हॉस्पिटल से भी खबर आती है कि भाई पैसा नहीं था, इसलिए उस पर्सन को वहां एडमिट नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें या लूप होल जो है, ये आयुष्मान भाव अभियान के द्वारा दूर किए जाएंगे। पंचायत को बनाया गया है हेड, कि पंचायत जो है या शहर में नगर पालिका जो है, ये आयुष्मान कार्ड बनाएंगी, सभी बेनिफिशियरी सभी फैमिलीज के लिए लगेगा ये। ठीक है, और फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जाएगी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब क्या है? नो वन लीव बिहाइंड, मीन्स कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए हेल्थ बेनिफिट लेने से। ठीक है, इसे कहेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। वीवीपैट चर्चा में रहता है, इसका पूरा नाम क्या है? वीवीपैट बेसिकली क्या है, तुमने इसका नाम भी सुना होगा। मायावती जी कहती रहती है कि वीवीपैट वो करवाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ, या वीवीपैट उसमें ईवीएम में लगवाओ। तो वीवीपैट जो है ये ईवीएम से कनेक्टेड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये कनेक्टेड रहता है। जो वोट डालने के लिए आप जाते हो, कभी आप गए हैं वोट डालने? कभी देखा है? वो एक पर्ची सी निकलती है, और जब तक वो पर्ची बाहर नहीं निकलती वो आपको अंदर नहीं जाने देगा, है ना? जब आप व्हेन यू प्रेस द वो बटन, और वहां से वो पर्ची निकलती है, बीप होता है, बीप के बाद वो पर्ची निकलती है, पर्ची निकलने के बाद भी आप बाहर जा पाओगे अंदर से। ठीक है, तो वीवीपैट है क्या? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होती है, जो कि उससे कनेक्टेड रहती है, जो कि इस बात का ब्यौरा रहता है कि आपने वोट दे दी है। क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं, हारने वाली जो पार्टी होती है वो ये इल्जाम लगाती है कि इन्होंने मशीन में कुछ गड़बड़ कर रखी थी। ठीक है, ये हमें सुनने को मिलता रहता है। तो वीवीपैट 2017 में हमारे यहाँ 100%, 2010 में वैसे लॉन्च हुआ था, लेकिन 2017 में ये हमारे यहाँ 100% लगा दिया गया ईवीएम्स में। ठीक है, सो दैट के किसी को शक ना रहे कि मशीन में कोई खराबी है। तो वोटर वेरिफिएबल ऑडिट ट्रेल वीवीपैट की फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है, इन चीजों की पता होनी चाहिए। ठीक है,
ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर हाल ही में चर्चा में है, यह किन स्थानों को जोड़ेगा? बेटा ये हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है इंडिया का, रशिया के साथ में ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर बनेगा। अब इसमें क्या क्या है, कहाँ से है, ये देखो। हमारे यहाँ पे बेटा मुंबई है, मुंबई को वाया अरेबियन सी, रेड सी से होते हुए कनेक्ट किया जाएगा व्लादिवोस्तोक रशिया से, ठीक है। और फिर इसी को यहाँ चेन्नई से एक्सटेंड करके, चेन्नई से, या मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पर कुछ आइलैंड है और इसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, मलेशिया, थाईलैंड और इसके पास ये जावा सुमात्रा के पास जो छोटी नैरो सी जगह है, और इसे ये कनेक्ट करेगा जापान सी से, ये जापान सी है, ठीक है, जापान सागर या जापान सी। तो ये इनको कनेक्ट करेगा। अब क्या इसका क्या बेनिफिट होगा? बेसिकली कॉरिडोर बनते हैं तो इनका क्या पर्पस होता है? इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कुछ बनाया जाएगा सो दैट कि हमारे यहाँ से व्हीकल जा सके, व्हीकल जैसे कि फॉर इंस्टेंस शिप, और यहाँ से यहाँ, फॉर इंस्टेंस हमें रशिया से कोई चीज मंगानी है तो हम यहाँ से सीधे व्लादिवोस्तोक से अपनी मुंबई पोर्ट पे मंगा पाएंगे, हमें बीच में कहीं रोकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम एज अगर हमें इधर जापान में कोई चीज भेजनी है, जापान से मंगानी है, तो इस कॉरिडोर के तहत हम चेन्नई से सीधा भेजेंगे और जापान से हमें बीच में नहीं रुकना पड़ेगा। तो कॉरिडोर का ये फायदा होता है। इसमें ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर जो है ये चेन्नई, भारत को व्लादिवोस्तोक रशिया से, जापान सी से होता हुआ ये इनको जोड़ेगा, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट से। ये जो यहाँ पर स्ट्रेट है, छोटी नैरो सा जो पासेट है, इसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर, ठीक है, समझ आया? याद भी रहना चाहिए, जैसे ही आए वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। दिस इज डन।